नमस्कार। मैं सुंदर सिंह, हिस्ट्री लेक्चरर हरियाणा, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में। हमने जो पीजीटी हिस्ट्री के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हमारा टॉपिक था अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू भूमि बंदोबस्त। इसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित घटकों में से कौन सा दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित धन निष्क्रमण सिद्धांत का हिस्सा नहीं था? इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं। घरेलू देनदारी, होम चार्जेस, ये भी इसका हिस्सा था। अप्रतिदत्त निर्यात, ये भी हिस्सा था। रेल कंपनियों को दिया गया गारंटी ब्याज, ये भी था। उद्योगीकरण, ये इसका हिस्सा नहीं था। तो ऑप्शन 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा जो हिस्सा था वो था होम चार्जेस का, ये सबसे बड़ा मद था। और जो रेल कंपनियों को दिया गया जो गारंटी ब्याज था, ये गारंटी दी जाती थी 5%। 32। किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत का रक्त बहाने वाला नाला था? तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33। अकाल आयोगों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपके यहाँ अकाल आयोग दिए गए हैं, मैकडोनल्ड, स्ट्रेची, लॉयल और कैंपवेल। तो इनको आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा कर्नल स्मिथ आयोग। उसके बाद आता है आपका कैम्पबेल। फिर आएगा आपका स्ट्रेची आयोग। फिर आपका लॉयल आयोग। फिर है मैकडोनल्ड। और फिर आएगा आपका जॉन वुड हेड आयोग। तो ये सारे आपके क्या है, अकाल आयोग है। तो इसमें जो जो आपका है सबसे पहले अगर ऑप्शन से देखेंगे तो कैम्पबेल सबसे पहले, यानी 4 सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन 3 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैम्पबेल आयोग। उसके बाद आपका स्ट्रेची आयोग। उसके बाद आएगा आपका लॉयल आयोग और लास्ट में आएगा आपका मैकडोनल्ड। 34। ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर यह टिप्पणी किसने की थी कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है? तो ये बयान दिया था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। 35। किस कंपनी ने सर्वप्रथम बंबई से ठाणे के जो मध्य 1853 में भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो ये कंपनी थी आपकी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36। पुराने गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को कितने प्रतिशत गारंटीड लाभांश का आश्वासन दिया गया था? तो ये दिया गया था 5% का, यानी 5% गारंटीड उनको जो है लाभांश का आश्वासन दिया गया था। 37। व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल होता था? तो जो अग्रिम धनराशि दी जाती थी, यानी अग्रिम पेशगी जो दी जाती थी, उसके लिए जो शब्दावली यूज की जाती थी वो ददनी, यानी ददनी प्रथा चलती थी जिसमें अग्रिम धनराशि दस्तकारों को दी जाती थी। 38। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ जिनको स्टेपल कमोडिटीज कहा जाता था, वो कौन सी थी? वो थी कपास, रेशम, शोरा और अफीम, यानी ऑप्शन 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी डिटेल यहाँ दी गई है। जो अफीम है वो बंगाल की एक मुख्य उपज थी जिसे चीन में एक उद्यत बाजार पाया गया। बंगाल ने गेहूं, मक्खन, वनस्पति तेल और शोरा की आपूर्ति भी की।
सोरा जो है वो निर्यात की एक प्रमुख उपज थी जिसे पटना जिले में प्रचुर मात्रा में उत्पादित किया जाता था। 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कपास और रेशम निर्यात की अन्य प्रमुख पण्य पदार्थ यानी स्टेपल कमोडिटीज थे। 39। वाणिज्य के इतिहास में उनकी दुर्दशा के बराबर कोई मिसाल नहीं मिलती। भारत में सूती कपड़ा बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों का रंग सफेद बना रही है। ब्रिटिश भारतीय बुनकरों की स्थिति के बारे में यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था विलियम बेंटिंग ने। 40। भारत में सबसे बड़ा जो ब्रिटिश पूंजी निवेश है वो किसमें किया गया था? वो किया गया था आपका रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नौ परिवहन में, यानी सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 41। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव नहीं था? तो इसमें आपका वन है कुटीर उद्योगों का पतन, ये बिल्कुल आर्थिक जो नीतियां थी उनका प्रभाव था। कृषि की दुर्दशा ये भी था। भारतीय सैनिकों का विद्रोह ये नहीं था आपका, और रेल का विस्तार ये भी था, यानी थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42। 1881 के प्रथम कारखाना अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो प्रथम जो कारखाना अधिनियम है उसका उद्देश्य था 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में नौकरी का निषेध करना। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रथम कारखाना अधिनियम आता है ये आता है लॉर्ड रिपन के टाइम। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, एक तो ये हो जाएगा कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में नौकरी का निषेध करना, और था कार्य स्थिति में सुधार। 43। किसका तर्क है कि औपनिवेशिक काल में भारत में अनौद्योगिकरण यानी विउद्योगीकरण नहीं हुआ था? तो ये कथन था मॉरिस डी मॉरिस का। 44। 1834 में निम्नलिखित में से अकाल के बारे में यह किसने कहा था कि जुलाहों की जो हड्डियां हैं वो भारत के मैदानों को श्वेत कर रही है, यानी मैदानों में बिखरी पड़ी है? तो ये क्या था? विलियम बेंटिंग ने। 45। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन अ और दूसरे को कारण ब कहा गया है। तो कथन दिया गया कि दादा भाई नौरोजी द्वारा पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल लिखी गई थी, और कथन दूसरा दिया गया कि वह भारत में बढ़ती हुई गरीबी का पर्दाफाश करना चाहते थे। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा कि अ और ब दोनों के दोनों जो हैं सही है, और ब वो ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन वन हो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46। सूची वन और सूची टू को सुमेलित करना है। सूची वन में आपके कुछ अधिनियम दिए गए हैं, सूची टू में उनके ईयर दिए गए हैं। पर पहला है आपका पंजाब भूमि एलिनिएशन अधिनियम। एलिनिएशन यानी हस्तांतरण। पंजाब भूमि एलिनिएशन अधिनियम आया था 1900 में। दूसरा आपका दिया गया केंद्रीय यानी मध्य प्रांत भूमि एलिनिएशन अधिनियम, तो ये आपका आया था 1904 में। थर्ड आपका दिया है उत्तर पश्चिम प्रांतीय भूमि एलिनिएशन अधिनियम, ये आया 1916 में। चौथा है दक्कन कृषि राहत अधिनियम, ये 1879 का है। तो थर्ड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वन आपका दिए गए रेतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास, ये सही सुमेलित है। तालुकदारी बंदोबस्त बंबई में, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। स्थायी बंदोबस्त बंगाल में, बिल्कुल ठीक है। मालवाड़ी बंदोबस्त पश्चिम प्रांत में, ये भी ठीक है। जो तालुकदारी बंदोबस्त है वो था अवध में, और अवध में जो मालवाड़ी बंदोबस्त था उसी को ही अवध में क्या कहा जाता था? तालुकदारी। इसमें थोड़ा सा आपको बताया गया है कि स्थायी बंदोबस्त
इसके अन्य क्या नाम थे? इस्तमरारी, जमींदारी, जागीरदारी और मालगुजारी, इसके अन्य नाम थे। इसको लागू किया गया था 22 मार्च 1793 को, कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। इसमें जो जमींदार है उनको भूमि का स्वामी माना गया, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अलावा इसे असम, उत्तर प्रदेश के जो बनारस एवं गाजीपुर खंड तथा उत्तरी कर्नाटक में इसको लागू किया गया। यह अंग्रेज अधिकृत जो समस्त भूमि थी उसका जो 19% भूमि थी उस पर यह लागू की गई। दूसरी थी रेतवाड़ी व्यवस्था। इसके जनक टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। समस्त भारत के जो 51% भूमि है जो अंग्रेज अधिकृत थी उस पर यह लागू लागू किया गया। मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में इसको लागू किया गया। इसमें 30 वर्ष बाद लगान की दर की समीक्षा का प्रावधान था। 1792 में मद्रास के 12 महल जिले में इसे पहली बार लागू किया गया। मुनरो ने पूरे मद्रास में लागू किया। 1825 में इसको बंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। इसमें किसानों के साथ जो प्रत्येक भूमि धारक है उसको भूस्वामी मानकर लगान तय किया गया। इन किसानों को इसमें भूमि का स्वामी माना गया। थर्ड आपका महलवाड़ी व्यवस्था, ये 1819 में होल्ट मैकेंजी ने इसको लागू किया था। गांव या गांव के समूह यानी महल को इकाई मानकर लगान तय किया गया। यह उत्तरी यानी आगरा और अवध तथा दक्षिण भारत, मध्य प्रांत के अलावा पंजाब के कुछ भागों में तथा दक्षिण भारत के कुछ जिलों में से लागू किया गया। ये 30% भूमि पर लागू किए गए। 48 सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में आपके बंदोबस्त दिए गए हैं, सूची 2 में उनसे रिलेटेड व्यक्तित्वों के नाम दिए गए। पहला आपका स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त से जो जुड़े हुए थे वो थे थॉमस लो। रेतवाड़ी व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हुए थे अलेक्जेंडर रीड। मालवाड़ी व्यवस्था से होल्ट मैकेंजी, और बंबई सर्वेक्षण व्यवस्था से जी विनगेट। तो आपका ऑप्शन 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा। और जो इसमें थॉमस लो है ये नीति निर्माता थे। इन्होंने जो स्थायी बंदोबस्त था स्थायी बंदोबस्त को तैयार करने में इन्होंने मदद की थी। फोर्टी नाइन बॉम्बे प्रेसिडेंसी और ब्रिटिश गुजरात में लागू किया गया बॉम्बे सर्वे सिस्टम के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे जी विनगेट तथा गोल्डस्मिथ। सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये सिस्टम है ये लागू किया गया था 1823 में। और ये जो सिस्टम है ये था एक भूमि सर्वेक्षण था। भूमि सर्वेक्षण और मानचित्रण प्रणाली थी। और ये रेतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित था। आधारित था। 50 स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की जाती थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका क्या कारण था? इसका कारण था कि जो खेतीहर हैं उनकी दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। थर्ड ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल में कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त ने ऑप्शन 1 दिए गए जमींदारों को उनकी भूमि के स्वामित्व से वंचित कर दिया। सेकंड दिए गए रेतों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया। थर्ड है कंपनी के लिए स्थायी आय सुनिश्चित की। फोर्थ है कि जमींदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थक बनाया। तो इनमें से कौन से सही है? तो आपका जो प्रथम है कि जमींदारों को उनकी भूमि के स्वामित्व से वंचित कर दिया, तो ये आपका सही नहीं है। रेतों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया, ये बिल्कुल ठीक है। कंपनी के लिए स्थायी आय निश्चित हो गई, ये भी ठीक है। जमींदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थक बना दिया, ये भी ठीक है। यानी 2, 3, 4 है वो आपके सही है। 52 स्थायी बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में जमींदारों का अंश कितना होता था? तो जमींदारों का अंश था 1/11। और जो 10/11 हिस्सा है वो सरकारी खजाने में वो जमा करवाते थे। सरकारी खजाने में
जमा कर देते। 53 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में है कि छोटे कृषकों के साथ बंदोबस्त किया जाता था। कृषकों को भूमि पर सभी अधिकार उपलब्ध थे बशर्ते कि वे एक निश्चित राजस्व का भुगतान करें जो कि राज्य के लिए ग्राम प्रमुख द्वारा एकत्र किया जाता था। थर्ड है बंदोबस्त किया जाता था तथा उसका निश्चित समय के लिए नवीनीकरण किया जाता था जिस दौरान रेत को भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसमें से जो 1 और 3 है वो आपका राइट आंसर है। 54 आपका दिया कि महालवाड़ी बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 आपका यह पंजाब के बड़े हिस्से संयुक्त प्रांत और अधिकांश सेंट्रल प्रोविंसेस में लागू किया गया। थर्ड सेकंड है भूमि संयुक्त रूप से ग्रामीण समुदाय की होती थी जिसे तकनीकी रूप से सह हिस्सेदारी की इकाई कहा जाता था। राजस्व की अदायगी ग्रामीण समुदाय का सामूहिक दायित्व था। व्यक्तिगत दायित्व को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। लोगों ने ग्रामीण समुदाय के मुखिया लंबरदार के साथ इकरारनामों पर दस्तखत किए और समुदाय राजस्व सरकार को अदा करने के लिए जिम्मेदार था। इनमें से कौन से कथन असत्य है? इसमें 1 और 2 है वो आपके असत्य है। 55 1855 का सहारनपुर जो कानून है वो किससे संबंधित था? वो संबंधित था राजस्व से। और जो सहारनपुर कानून है वो महालवाड़ी बंदोबस्त के संबंधित था। लागू किया गया था डलहौजी के टाइम 1855 में। और इसमें जो लगान की राशि है वो 50% निर्धारित की गई। 56 प्रथम वन महानिदेशक जिनके नेतृत्व में भारतीय वन सेवा 1864 की स्थापना हुई तथा प्रथम भारतीय वन अधिनियम 1865 पारित हुआ तो ये थे डॉयट्रीज ब्रैंडिस। 57 ब्रिटिश सरकार की घृणित व शोषणकारी नीतियों के बावजूद भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई क्योंकि इसमें क्या है कि वस्त्रों की जो कुछ किस्में थी वो सिर्फ मशीनों पर नहीं बन सकती थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसकी वजह से जो हथकरघा से होने वाली बुनाई वो पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ हमारा जो टॉपिक है भूमि बंदोबस्त वो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।